हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम 10th एंड 11th ऑफ सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के बाद 73,615 करोड़ रुपए का सरप्लस किया गया है। सरप्लस करने का प्रमुखतः उद्देश्य यह है कि आरबीआई, आपको पता होगा कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक बोला जाता है आरबीआई को। तो आरबीआई आने वाले समय में देश की इकोनॉमी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी क्राइसिस होता है, तो उसे अच्छे से हम सस्टेन कर पाएँ, अच्छे से डेवलप कर पाएँ, उसके लिए हम ये पैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ये पैसे हम काम में लेके आएँ, इसके लिए सरप्लस किया जाता है। साथ ही साथ ये किस रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 47 है। आपको ध्यान होगा नवंबर 2018 में जब उर्जित पटेल जी ने अपना इस्तीफा दिया था, तो भी ये न्यूज़ में बहुत ही था, क्योंकि उस टाइम पे मैनिफेस्टो जारी करना था गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हमें आप सरप्लस में जो आपने पैसे रखे हैं वो आप मुझे दे दो मैनिफेस्टो के लिए। लेकिन उर्जित पटेल जी ने इसे देने से मना किया था और सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए बहुत ही कारण हो गए थे, तभी ये बहुत सारा न्यूज़ में था आरबीआई एक्ट 1934 और सेक्शन 47। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका आरबीआई है, इसका गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। और वर्तमान समय में हमारे जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास जी। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर एलियंस में 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज़ हैं उन्होंने इसको ज्वाइन किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ सोलर एनर्जी पावर में। तो हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस है क्या। तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो है आपका, इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 30 नवंबर 2015 को, और ये प्रमुखतः भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और तत्कालीन जो फ्रांस के राष्ट्रपति रहे उस टाइम पे, जो आपके फ्रांसिस ओलांदा, ठीक है, उन दोनों के साथ मिलकर के ये किया गया, और ये फ्रांस में किया गया था, पेरिस में, ठीक है। तो ये, और इसका जो हेड क्वार्टर है आईएसए का वो इंडिया में है। तो इंडिया में कैसा एक लौता बोल सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड क्वार्टर इंडिया में है, और इंडिया में कहाँ है, तो गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वर्तमान समय में आईएसए में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो 121 है ना, 121 देश इसमें शामिल हैं। और ये 121 देश उन्हीं लेवल पे है, जैसे कि आपको, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा भूमध्य रेखा है ना, इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा के ऊपर अगर आप देखते हो 23.5 डिग्री पे आपको कर्क रेखा मिलती है, और नीचे भी 23.5 डिग्री पे आपको मकर रेखा मिलती है। तो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के मध्य में ये माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, और इस लेवल पे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, तो इतने ही बीच के देश को इसका मेंबर बनाया गया है। और उन देशों के साथ ये बात की गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर पे काम करें, ताकि हम अच्छे से फ्यूचर में एनर्जी को जनरेट कर पाएँ, ठीक है। और इंडिया का भी ये टारगेट रहा है कि 2022 तक 175 गीगावाट हमको कंप्लीट करना है, इसीलिए जो आपने रीवा में अभी इनॉग्रेशन देखा है ना, वो भी इसमें बहुत ही हेल्प करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर हम पर्सन स्पेसिफिक अगर न्यूज़ देख लें, तो हाल ही में चारू सिन्हा जी हैं, ये पहली वुमेन बन चुकी हैं आपका कमांडर सीआरपीएफ में, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, जो कि कश्मीर वैली में, ठीक है। तो आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हैं बैकग्राउंड से, लेकिन वर्तमान में इनको सीआरपीएफ का कमांडर जारी कर दिया गया, और ये पहली महिला बनने वाली हैं, तो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये 1996 बैच की तेलंगाना कैडर से बिलोंग करती है ना, ये आईपीएस रह चुके हैं। वहीं पे साथ ही में आपको सोनाली मिश्रा जी का भी नाम पता होना चाहिए। इन्हें बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपका आईजी लेवल पे अधिकारी नियुक्त किया गया है, और ये 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हैं। तो पर्सन स्पेसिफिक अगर न्यूज़ आती है तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो आपको पता होना चाहिए, कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेज में बात की जा रही है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में ये बोला गया है कि जो कश्मीरी है, डोगरी है, हिंदी एंड इंग्लिश है ना, ये 4 ऐसी लैंग्वेज है जो वहाँ पे लोकल लेवल में बोली जाती हैं। तो इन्हें अब ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया गया है, कहाँ, कश्मीर में, उनकी राजभाषा में, ठीक है। लेकिन ये
देने के लिए तो बात की गई है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो वहाँ का गुज्जर कम्युनिटी है लोकल लेवल पे, उसने इसका विरोध किया कि आपने ये सारी चीज़ें तो ऐड की, लेकिन हमारी जो गुज्जरी लैंग्वेज है जो लोकल लेवल पे हम यूज़ करते हैं उसको आपने नहीं रखा। तो इसके लिए ये न्यूज़ में हो जाता है। और इसके लिए सरकार ने क्या कहा था, किया है J&K ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020, है ना। तो ये अभी बिल है जिसमें इन 4 भाषाओं को लागू करने की बात की गई है। तो अभी तो ये न्यूज़ में चल रहा है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है वो हम जान लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में 22 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 12 शेड्यूल हैं, जिसमें जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएँ रखी गई वर्तमान में। तो ये जो 22 भाषाएँ रखी गई वो स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। स्टार्टिंग से ये था कि सबसे पहले यहाँ पे ओनली 14 लैंग्वेज ही थी, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में अमेंडमेंट हुए, जिसमें जो पहला अमेंडमेंट हुआ था आपका वो हुआ था 21st अमेंडमेंट 1967, है ना। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसके साथ सिंधी भाषा को ऐड किया गया। उसके बाद आपका हुआ था 71st अमेंडमेंट 1992 में, 1992 में हुआ था, जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को ऐड किया गया। फिर उसके बाद हुआ आपका 92वें संविधान संशोधन, जिसके तहत 2003 में, ठीक है, उसके तहत बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथाली, है ना, इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया, जिसके बाद 14 से लेकर के 22 भाषाएं कंप्लीट हो गई। तो वर्तमान समय में हमारे संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये हमारे जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो चीज़ें आपका न्यूज़ में चल रहा है उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।